तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के बारे में। तो देखो, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम लोग नॉर्मली ये जानेंगे कि कैसे हमारे आसपास कोई जीव जो होता है सरवाइव करता है, और उसके कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट दैट व्हाट इज़ लिविंग। देखो, मोस्टली होता क्या है, लॉट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स कैन survive with the help of oxygen and respiration, breathing, digestion, reproduction, consciousness, metabolism. It's a kind of common process that occur in the living body. Okay, but some common feature is commonly known as reproduction and respiration. सॉरी, रिप्रोडक्शन हो गया हमारा, कॉन्शियसनेस हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, और हमारा ये सब प्रोसेस हो गया। ठीक है, जो कि काफ़ी कॉमन फीचर है ह्यूमन बींग्स के अंदर, और ग्रोथ हो गया। ठीक है, तो ये सब काफ़ी कॉमन फीचर जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसेस में हो वो ह्यूमन बींग्स वो फिर या फिर जो भी एनिमल्स है वो लिविंग ही हो। Like some couples are not able to reproduce their young ones, individual like a infertile couple. कुछ infertile couple भी है जो कि बेबी को बर्थ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीव जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हम लोग ऐसे ही किसी भी रिप्रोडक्शन को एज अ कॉमन फीचर कह सकते हैं, बट वो मेन फीचर हो वो किसी को डिफाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जितने भी धरती पे जीव है, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो किसी बेबी को बर्थ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लिविंग नहीं है। लाइक बहुत सारे, जब हम लोग व्हेन वी सी हनी बीज और हनी कब, जब लोग हनी छत्ता देखते हैं या फिर उसका हनी बीज को देखते हैं, तो उसमें मैक्सिमम जो होते हैं वर्कर भी, वो सारे के सारे जो होते हैं इनफर्टाइल होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो है अपने जैसे दूसरे जीव को जन्म नहीं दे सकते। इट मीन्स डैट वो जो होते हैं वो अनफर्टाइल होते हैं। बट उसमें एक्सेप्ट एक फीमेल जो क्वीन होती है, उसको छोड़ के बाकी किसी में भी वो एबिलिटी नहीं होता है कि वो एक बेबी को बर्थ कर सके। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ज़िंदा नहीं है। दैट कैन ऑल्सो बी लाइफ। तो जीवित रहने के लिए बस हमारे अंदर एक प्रोसेस होना ज़रूरी है, जिसको लोग बोलते हैं होम्योस्टैटिस। तो होम्योस्टैटिस का ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, ये हमारे बॉडी के मतलब बोलते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मतलब हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं उसे लोग होम्योस्टैटिस कहते हैं। तो होम्योस्टैटिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे अंदर बहुत सारे रेगुलरिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे सपोज डैट व्हेन यू आर रनिंग वेरी फास्ट और यू प्लेइंग हार्डली और एनीथिंग एल्स, उस टाइम क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा खेलते हो, तेज़ भागते हो या कुछ ज़्यादा एग्रेसिव मूवमेंट है, आप जो गुस्सा करते हो, तो उस टाइम हम मैक्सिमम क्वांटिटी में अपना एनर्जी को लॉस करते हैं, जिस कारण से हमें लॉट्स ऑफ क्वांटिटी में हमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिस कारण से हम बहुत तेज़ सांस लेते हैं। बट ये हमें याद होना चाहिए कि ह्यूमन जो होता है एक ऐसा प्राणी है जो अपने ब्रीदिंग रेट को, यानी कि सांस लेने की क्षमता को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिस कारण से अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव होते हो या फिर कोई अधिक कार्य करते हो अपनी क्षमता से ज़्यादा, तो उस टाइम आपका शरीर आपसे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ऑक्सीजन मांगता है, जिस कारण से आप बहुत जल्दी सांस लेते हो। अब वो सांस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सांस ले रहे हो बढ़िया है, वो तेज़ सांस ले रहे हो वो कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन बींग्स जो होता है वो जितना उसको शरीर में रिक्वायरमेंट होता है ऑक्सीजन का, वो उसको पूरा नहीं कर पाता, जिस कारण से वो उसी चीज़ के चलते अपने जान से हाथ धो बैठता है। ठीक है, तो होम्योस्टैटिस एक ऐसा प्रोसेस है जब जहाँ पे मतलब मान लो हमारा बॉडी, जब हम लोग बहुत ज़्यादा कोई काम करते हैं तो हम बहुत तेज सांस लेते हैं। तो सांस क्यों लेते हैं? हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, हमारा बॉडी का जो बॉडी रेगुलेशन है उसको मेंटेन करने तक हमारा बॉडी बिल्कुल सही सलामत रहे और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, और उसके अंदर कोई भी टाइप का डिफिशियंसी या कोई भी बीमारी या फिर कोई भी चीज़ की कमी ना हो, जिस कारण से हमें बीमारी को झेलना पड़े। यही कारण है कि जब भी हमें किसी की कमी हो, जैसे मान लो कि वी हैव रेस्पायरेशन प्रॉब्लम, तो उस टाइम हम लोग रेस्पायर करते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी में और अपने रेस्पायरेशन को कंप्लीट करते हैं ताकि हमें उस चीज़ से
दिक्कतें ना हो आगे जाके। या फिर मान लो कि आप किसी भी आप एक बंद रूम में आप बैठे हो और उस टाइम मैक्सिमम क्वांटिटी में आपके ऊपर से पसीना आता है, जो कि पसीना एक अच्छा चीज़ है। वो पसीना हमें इसलिए आता है जस्ट बिकॉज हमारा बॉडी जो है उस टाइम बहुत हीट होता है, तो हीट को मेंटेन करने के लिए हमारा बॉडी एक पसीना रिलीज़ करता है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो भी एक होम्योस्टैटिस का ही पार्ट है। ओके। और इसी तरह जब मान लो ठंड के मौसम में आप कहीं बाहर निकलते हो तो आपने नोटिस किया होगा हमारा बॉडी होता है वो हीट रिलीज़ करता है। वो क्यों रिलीज़ करता है? जस्ट बिकॉज ताकि हमारा बॉडी फिर से वापस ठंड में हमारा बॉडी हीट रिलीज़ करता है ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, और गर्मी का मौसम हमारा बॉडी पसीना रिलीज़ करता है ताकि हमारा बॉडी स्टिल टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, यही कारण है कि होम्योस्टैटिस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब टॉपिक में ये आता है कि लाइफ क्या है। तो याद रखो, लाइफ एक ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉपर्टी है जो हमें ये दिखलाता है कि वो इंसान जो है वो जीवित है कि नहीं। तो लाइफ एक बस प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस नहीं, लाइफ एक फीचर है जो कि किसी भी लिविंग बॉडी का मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है कि कोई बॉडी हाउ सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और ध्यान रहे। क्लास 10 में भी इसके बारे में पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? वे सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो हमारे जीने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि हम सब लोग डेली लाइफ में नोटिस किया है कि हम लोग खाना ना खाए तो मर सकते हैं, तो खाना खाना ही एक लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है जिसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। और अगर देखा जाए हम सांस नहीं ले तो हमारा मृत्यु हो सकता है, यानी कि सांस लेना भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि वो भी हमारे लाइफ प्रोसेस का पार्ट है जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर उसी तरह अगर देखा जाए तो हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए संतान का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिस कारण से हम आगे जाके बेबी को बर्थ करते हैं। अगर बर्थ नहीं करेंगे तो एक पार्टिकुलर टाइम के बाद हमारा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, हमारी संतान आगे जाके आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिस कारण से इसमें रिप्रोडक्शन का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? बेबी बर्थ प्रोसेस, बच्चे को जन्म देना। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है और इसी को ध्यान रखना होगा। तो हमारे डेली लाइफ में अगर हम खाना ना खाएं तो भी हमारी मृत्यु हो सकता है, हम अस्तित्व से ख़त्म हो सकते हैं, रेस्पिरेशन ना करें तो भी हम अस्तित्व से ख़त्म हो सकते हैं, और अगर हम बेबी को बर्थ ना करें, प्रोड्यूस ना करें तो भी हमारा अस्तित्व ख़त्म हो सकता है। और बात रहा अगर हमारे शरीर में मान लो ये सब चल रहा है और हमारे शरीर में ही कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया, जैसे कि कुछ अचानक से किडनी अटैक, हार्ट अटैक, एनी काइंड ऑफ हेल्थ डिजीज अकर इन योर बॉडी, देन दैट इज़ कम्प्लीटली डायरेक्ट टुवर्ड्स टू द डेथ। तो ये सब ध्यान रखना होगा कि हमारे इंटरनल बॉडी यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसमें भी किसी भी टाइप का बीमारी ना हो, यानी कि हमारे शरीर में जो जितने भी केमिकल्स हैं वो बिल्कुल रेगुलरली मेंटेन रहे। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर एक्सरसाइज करें। और रेगुलर एक्सरसाइज में कुछ मेंटेनेंस होता है, जैसे कि हम जानते हैं एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है बट इन लिमिट। लाइक सपोज डैट आपने कभी ओवर एक्सरसाइज कर लिया, और ओवर एक्सरसाइज करने के कारण बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो उससे उनका मृत्यु हो रखा है। तो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कैन डायरेक्ट गोज टुवर्ड द डेथ। तो हर चीज़ लिमिट में किया देना बेटर होगा, क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी का हर एक चीज़ को पूरा करता है। हमारा बॉडी उससे एकदम फ्रीली एक्टिव रहता है, जिस कारण से हम कोई भी कार्य को या भी कोई भी एनी काइंड ऑफ वर्क को ईजिली कर सकते हैं। बट ये भी एक लिमिट तक ही होता है, इसलिए उस चीज़ को लिमिट में रखा जाए तो ही बेटर होगा। लाइक जैसे कि समटाइम्स हम लोग किसी वेट को लिफ्ट करते हैं, गुड, वेट लिफ्ट करना चाहिए, बड़ा बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी है शरीर के लिए, उससे हमारे शरीर में स्टेमिना आती है। बट अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा वेट को क्रॉस करते हो जिससे आपका बॉडी नहीं झेल पा रहा है, तो आपकी जितने भी नशे हैं उसमें से कुछ पार्ट उससे फट जाती है, क्योंकि एक्सेस ब्लड का भी एक लिमिटेशन होता है कि एक बार जितना ब्लड चाहिए उतना ही उसे मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा मिलता है तो वो स्वेल कर जाता है, लेकिन स्वेल भी एक लिमिट तक ही करेगा ना। अगर आप एक्सेस वेट उठाओगे तो आप एक्सेस एनर्जी चाहिए, और एक्सेस एनर्जी के लिए वहाँ ब्लड ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने के कारण वहाँ का जो पार्ट होता है, नसें होते हैं, वो फट जाते हैं, ब्लॉकेज। और नसें फटने का मतलब होता है 100% प्लस में आप 50% एक्स्ट्रा लेके चलो कि मृत्यु तो निश्चित है। अगर आपको भगवान भी आ गए तो वो भी मे भी तुमको जिंदा बचा सके,
क्योंकि लाइफ का पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0% है अगर ऐसा कभी केस होता है तो। ठीक है, अब हम लोग बिल्कुल बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो बुक क्या कहता है ये जानते हैं। ओके, बुक क्या कहता है पहले ही जानो। सबसे पहली बात ये है कि बुक हमारा क्या कह रहा है। देखो ये जो बुक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के, मतलब लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। ये 11th का टॉपिक है। आपको मेरी बातें आई होप समझ में आई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो बात आता है जब भी हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं ना, तो लिविंग वर्ल्ड में जितने भी जो एनिमल या किसी को इंक्लूड करते हैं उसे हम स्पीसीज कहते हैं। ठीक है ना। और जब बहुत सारे स्पीसीज आपस में कंबाइन होते हैं तो उसे हम लोग जीनस कहते हैं। और जब बहुत सारे जीनस कंबाइन होते हैं तो वो आपस में एक मतलब कहते नहीं है, वो आपस में मतलब कि जीनस मिलके अलग ही फैमिली बनाएगा, फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाएगा, फिर ऑर्डर कंबाइन होगा तो एक अलग ही टाइप का फाइलम, किंगडम, इटिसी सो ऑन बनता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है। ओके, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है हमें। तो पहले लिविंग वर्ल्ड में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पॉइंट। देखो सजीव क्या होता है, जैव विविधता क्या होता है, सजीव क्या है मतलब लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग। फिर पढ़ेंगे लिविंग डाइवर्सिटी, जैव विविधता। फिर पढ़ेंगे वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान मतलब क्लासिफिकेशन। ओके, फिर पढ़ेंगे जीवों का नामांकन मतलब नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल, मतलब नामांकन समझते हो, नाम देना। फिर पढ़ेंगे हम लोग वर्गीकों का पदानुक्रम मतलब कि मतलब हायरार्की कहते हैं उसको। ठीक है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद बोल रहे हैं वर्गीकी साहित्य माध्यम मतलब कि किसी भी क्लासिफिकेशन करने का कुछ माध्यम होता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे हर्बेरियम के बारे में। देखो हर्बेरियम कुछ नहीं है, एक सीड जैसा होता है, पतला पेपर है, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि नॉर्मली हर्बेरियम में क्या होता है ना, बहुत सारे जीवों को जो होता है ना फ्लैट चपटा करके उसे एक जगह रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, आप इसको बस ध्यान रखें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना। तो आपने देखा भी होगा बहुत जगह क्या करते हैं, तितली को एक जगह चिपका कर रखा जाता है, जो कि जब वहाँ पर क्या यूज होता है तो हर्बेरियम यूज होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है वानस्पति उद्यान। तो वानस्पति उद्यान मतलब होता है जूलॉजिकल गार्डन आएगा। ठीक है ना, जूलॉजिकल पार्क या गार्डन आएगा। फिर आएगा हमारा संग्रहालय यानी मतलब कंजर्वेशन, कैसे उसको कंजर्व करें। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे चिड़ियाघर अथवा प्राणी उद्यान। तो चिड़ियाघर जानते हैं, जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, जू के बारे में पढ़ेंगे या फिर ईटीसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर हमारा है स्मरणीय बिंदु, मतलब स्मरणीय बिंदु होगा कुछ। फिर अभ्यास का अर्थ प्रश्न मतलब कि कुछ पॉइंट है, कुछ स्मरण पॉइंट, समरी पॉइंट होगा। फिर उसके बाद आपका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। फिर आपका एनसीईआरटी कॉर्नर होगा। फिर हम लोग एनसीईआरटी सैम्पलर सॉल्व करेंगे। फिर प्रतियोगिता प्रशिष्ट मतलब जो कॉम्पिटिटिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसे सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मूल्य आधारित प्रश्न यानी कि वीबीक्यू मतलब वेरी ब्रीफ क्वेश्चन मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फिर पढ़ेंगे उच्च स्तरीय बौद्धिक कौशल मतलब कि इसको बोलते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, शॉर्ट फॉर्म में हॉट्स कहते हैं। ओके, तो ये सब चैप्टर में हमें धीरे धीरे पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, लिविंग वर्ल्ड, हमें लिविंग पढ़ना है, लिविंग डाइवर्सिटी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, फिर उसके बाद अरेंजमेंट पढ़ना है, उसके बाद हर्बेरियम पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जियोलॉजिकल पार्क पढ़ना है, बोटानिकल गार्डन पढ़ना है, कंजर्वेशन पढ़ना है, समरी पॉइंट पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर करना है, एनसीईआरटी कॉर्नर करना है, सैम्पलर करना है, परिशिष्ट करना है मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सॉल्व करेंगे, वेरी ब्रीफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हॉट सॉल्व करेंगे, बस इतना ही कुछ है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर स्टार्ट करने से सबसे पहले पूछ रहा है साइंस क्या होता है। देखो हाँ, अपनी लैंग्वेज समझे तो साइंस क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद हो। लाइक बहुत सारे धरती पे ह्यूमंस है या कुछ एनिमल्स भी है जिसे हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद होता है। वो एक्सपेरिमेंट करने वाले इंसान जो होते हैं ना उसे हम लोग साइंटिस्ट कहते हैं, और वो जिस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं उसे साइंस कहते हैं। ये बात को ध्यान रखना होगा। साइंस जो होता है एक ऐसा ब्रांच है सब्जेक्टों का
जहाँ हम लोग किसी चीज़ को पढ़ने के बारे में बहुत रुचि रखते हैं। और तो और याद रहे, साइंस में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, सबसे पहली बात होती है एक सावधानी रखना, क्योंकि अगर आप वो एक्सपेरिमेंट को इरेगुलरिटी के साथ करोगे तो मे भी चांस है कि उससे आपकी जान जाए। देखो मोस्टली क्या होता है ना, साइंस एक ऐसा चीज़ है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है बट साथ ही साथ जानलेवा भी है। लाइक आपको एक्सपेरिमेंट करने बैठते हो तो एक्सपेरिमेंट किया जाए तो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो अपने जान से हाथ धो देते हैं, क्या उस पर लगभग हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो साइंस आप पढ़ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करो, साइंस की नॉलेज हर इंसान को होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगा, जैसे हम लोग कहते हैं साइंस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारी जान जा सकती है, चलो ठीक है मान लिया आप साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तो एक बात याद रहे, अगर मान लो वही इंसिडेंट अगर आपके साथ हो गया और आपका साइंस का नॉलेज नहीं रहा तो उस टाइम आपकी जान जा सकती है, तो इनडायरेक्ट में आप फंसी गए ना। तो मे भी चांस है कि आपको साइंस का नॉलेज होना चाहिए। लाइक सपोज डैट घर में आपके आग लग गया, सपोज डैट घर में आपके किसी भी मीटर बोर्ड में आग लग गया, तो उस टाइम आप उसे पानी धोगे तो मे भी चांसेस है कि आपको आग तो नहीं बुझेगा बट आपका जान जरूर चला जाएगा करंट लग के। तो आई होप स्मार्ट वर्क बेटर होगा आपके लिए। तो उस टाइम हम लोग बालू का यूज़ या अदर दैन पार्ट का यूज़ करके उसको बुझा सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क वहाँ भी ज़रूरी है, ठीक है। तो साइंस का नॉलेज वहाँ भी आया कि नहीं आया। फिर सपोज मान लो कि आपके घर में सिलेंडर में आग लग गया, क्या वो पानी से बुझेगा? कभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उस टाइम अगर आप पानी से बुझाने जाओगे तो बुझेगा तो है नहीं, मे भी चांस से एक्सप्लोज ना कर जाए, उसका डर अलग से होता है, क्योंकि सिलेंडर में आग लगना बड़ा बात नहीं होता है, बात होता है वो ब्लास्ट ना कर जाए। क्योंकि किसी भी कॉम्प्रेस चीज़ जो होता है एक बम जैसा काम करता है। जैसे मान लो कि अगर देखा जाए आग लगना, करंट लगना, कोई भी चीज़ बड़ा चीज़ नहीं होता है, लेकिन अगर किसी चीज़ के अंदर भारी मात्रा में गैस भर दो और उसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाए तो वो एक बॉम्ब की तरह काम करता है। और एक बॉम्ब जो होता है ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ईजिली डेथफुली होता है और वो काफ़ी है किसी भी ह्यूमंस को ख़त्म करने के लिए। तो यही कारण है कि किसी भी टाइप की जो बॉयलर्स हो गए या एनी काइंड ऑफ गैसेस हो गए, तो गैसेस से डरने की बात नहीं है, सिर्फ डर एक ही बात का होता है कि वो ब्लास्ट ना करे। तो याद रहे उस टाइम भी अगर को उससे बचना हो तो आप साइंस का यूज़ करते हो, इसलिए स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। अब उसी टाइप में मान लो कभी एक क्लाउडी वेदर है, बारिश का मौसम हो रहा है और उस टाइम बिजली गिरने वाला हो, तो उस टाइम आपको नॉलेज कैसी आएगी कि कहाँ में जाना चाहिए? तो मोस्टली लोग प्रीफर करते हैं कि पेड़ के नीचे, तो पेड़ या हाइट जो होते हैं ना, लोग प्रीफर करते हैं वहाँ पर। तो पहली बात वो हाइट के ऊपर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हाइट होता है वहीं पे देखो हमारा बिजली गिरता क्यों है, पहली बात ये। तो मोस्टली जब आसमान में जब बिजली का फॉर्मेशन होता है ना, क्लाउड का आपस में टकराने के बाद बिजली बनता है या फिर अदर कारणों से जब बिजली बनता है तो वापस से धरती की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो धरती की तरफ अट्रैक्ट वो इसलिए होता है ताकि वो अपना चार्ज को न्यूट्रल कर सके, क्योंकि उसे जैसे ही कहीं से करंट आता है वो करंट चाहता है कि वो किसी पे समा जाए, लेकिन न्यूट्रल हो जाए। तो वो न्यूट्रल होने के लिए धरती की तरफ तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि जब बादलों में से बिजली कड़कते हैं तो स्पेस तो बहुत दूर है उससे, सूरज चांद तारा तो अरबों खरबों किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तो जाना बिजली का नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो हमारा जो बिजली होता है वो आसमान में दूसरे ग्रहों पे ना जाके हमारे ग्रहों पे आता है, ताकि जो बादल है वो अपना जो करंट है उसको अपने हमारे धरती पर समा सके या किसी भी चीज़ में एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, न्यूट्रल हो सके। यही कारण है कि बिजली हमारे धरती पर बहुत तेज़ी से गिरता है और जैसे ही न्यूट्रल होता है वो वापस से रुक जाता है। लेकिन हायर जगह पर वो इसलिए गिरता है ताकि, क्योंकि उससे देखो कोई भी बिजली चाहता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो बिजली को मतलब ये नहीं है, बिजली को ये नहीं पता है कि वो जाना कहाँ से, उससे बस जहाँ से छोटा रास्ता मिल गया वो वहाँ से पास कर जाएगा, अब चाहे वो कोई सा भी क्यों हो। जैसे कि अगर मान लो बिजली आसमान में गिर रहा है, उसको ऑलरेडी एक हाईएस्ट पाथ मिल गया है, ऊंचा पाथ, तो कॉमन सी बात वहीं पे गिरेगा ना, वो कहीं और क्यों गिरे। और वहीं पे गिर के अपना चार्ज को न्यूट्रल करता है। और इसलिए कहते हैं कि पेड़ों के नीचे या पहाड़ों जैसे इलाकों में हमें ना जाए तो ही बेटर होगा बारिश के मौसम में, वरना ये काफ़ी है आपके ऊपर बिजली गिरने के लिए। लेकिन ये संभावना बहुत कम है कि मृत्यु होगी, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो बिजली गिरने के बाद
मरे हैं। मैक्सिमम लोग बिजली गिरने के बाद भी आज जिंदा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कुछ परसेंट लेकिन है। तो मानता हो कोई नहीं मरा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भी नहीं मरोगे, मर तो सकते ही हो, पॉसिबिलिटी कुछ भी सकती है। 20% प्रोबेबिलिटी है ना भाई। तो यही कारण है बिजली क्यों गिरता है। साइंस का नॉलेज हर इंसान को होना चाहिए। साइंस एक ऐसा ही ब्रांच है जहाँ हम लोग कोई भी चीज़ को करने का काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, बट उस काम को साइंटिफिक वे में एक सही तरीके से करके दिखलाना ही एक साइंस कहलाता है। तो याद रखें, साइंस प्रोजेक्ट भी क्या है, किसी भी काम को एकदम सही ढंग से करो, एक सही नॉलेज के साथ करो, आप उसके बाद जानकारी रखो, फिर वो काम करो, देन यू आर अ साइंटिस्ट। अदरवाइज तुम करते हो तो तुम पागल हो। तो साइंटिस्ट कब होगा, जब उसको कंप्लीट नॉलेज होगा एंड यू आर एबल टू डू दैट वर्क। अदरवाइज अगर तुम पागल से करते हो देन मे भी चांस है कोई एक्सपेरिमेंट तो फेल होगा ही होगा, और आपका क्या होगा भगवान भरोसे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक का टॉपिक। बुक का टॉपिक में जो दे रखा है हमने उसको छेड़ लिया। ठीक है, अब छेड़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ ले। हाँ, अब इसमें बोल रहा है विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। तो साइंस मैंने अभी बता ही दिया, किसी भी काम को सही से करना, एक सही वे में करना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ठीक है, अब विज्ञान के बारे में देखो। तो विज्ञान जो है ना, वो शब्द, विज्ञान एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लैटिन भाषा के शब्द साइरे या सीनिया से हुई है। कहाँ से हुई है, साइरे या सीनिया से हुई है। ठीक है, ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसके बाद बुक का टॉपिक। ओके, देखो क्या कह रहा है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के साइरे या साइंसिया यानी कि सीनिया से हुई है। साइरे का अर्थ होता है नो, जानना, या सीनिया का अर्थ होता है नॉलेज, मतलब इसका होता है ज्ञान होना। इसी आधार पर विज्ञान शाब्दिक अर्थ है किसी के बारे में जानना अथवा उसके बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ओके, इसी को ध्यान रखना। तो साइंस क्या है, किसी चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना या उसके बारे में जानकारी पूरा करना ही साइंस कहलाता है। साइंस एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसे हम लोग सीनिया कहते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा ना आप लोग को। ओके, अब देखो विज्ञान की परिभाषा जो है ना, विज्ञान की परिभाषा से दी गई सामान्य रूप से किसी कारण की खोज प्रायोगिक परीक्षणों द्वारा प्राप्त तथ्यों पर आधारित परिष्कृत एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है ना कि यहाँ पर किसी भी चीज के एक्सपेरिमेंट को करना एवं उसके बारे में नॉलेज लेना, या कोई एक वो जो था ना, मतलब कोई काम करते हो ना, उसका एक परफेक्ट वे होना चाहिए, वो किसी चीज पे बेस्ड होना चाहिए, मतलब एक बोलते हैं रेगुलर मैनर में। मतलब कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आपका रेगुलर चीज किसी चीज पे बेस्ड हो। ठीक है ना, जो यहाँ बोल रहा है, अर्थात बोल रहा है साइंस इज सिस्टमैटिकल नॉलेज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। मतलब साइंस एक ऐसा नॉलेज है, मतलब साइंस में जो होता है काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल या सिस्टमैटिक नॉलेज है जो कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर द इंक्वायरी बेस्ड होता है। मतलब किसी भी, समझ रहे हो ना बात, मतलब साइंस के माध्यम से हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट को उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है ना, यानी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, यानी कुछ भी कर सकते हैं। याद तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा आप लोग को। फिर बोल रहा है कि विज्ञान यानी कि साइंस की मुख्य दो शाखा होती है, एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिकल साइंस कहते हैं, जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो याद रखना साइंस के दो ब्रांच है, एक है हमारा फिजिकल साइंस, एक है बायोलॉजिकल साइंस। तो याद रहे फिजिकल साइंस भी आगे जाके दो पार्ट बैठते हैं ना, याद रहेगा ना। ये मतलब सीधी बात ये, फिजिकल साइंस को लोग नॉन मेडिकल ब्रांच भी कहते हैं और बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग मेडिकल ब्रांच भी कहते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब आगे जानते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति के निर्जीव पदार्थ यानी कि नॉन लिविंग मैटर्स का अध्ययन करते हैं। इनमें भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, भूगर्भ मतलब भूगर्भ विज्ञान यानी कि जियोलॉजी आदि की शाखाएं होती है, जबकि
जीव विज्ञान में समस्त जीवों के बारे में नॉलेज दी जाती है, अर्थात जीवों का अध्ययन होता है। मतलब क्या बोला आपने, समझाया था। यहाँ ये कहने का तात्पर्य ये है कि साइंस जो है आगे जाकर दो पार्ट में बटा है। एक जो है फिजिकल साइंस, एक है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग नॉर्मली सिर्फ लिविंग के बारे में पढ़ेंगे, जबकि फिजिकल साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, है कि नहीं है? ओके, तो फिजिकल साइंस में वो सारे चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो जो हमारे साइंस से रिलेटेड है, वो सारे आ जाएंगे। लेकिन जितने भी लिविंग से रिलेटेड ब्रांच है ना बायोलॉजी वाले, वो सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस में आएंगे। ओके, अब हम लोग जानेंगे बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है। देखो पहले खुद से समझो बायोलॉजी क्या है। देखो बायोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहां हम लोग लिविंग के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि जी कैसे रहा है, खा कैसे रहा है, क्या खाता है, क्या सोता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, मतलब उसके इन्वायरमेंट के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, तो वही बोल रहा है इसमें विज्ञान के बारे में। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता हो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी शब्द ग्रीक के दो शब्द से आया है, दो शब्द से मिलकर बना है। एक बायोस का मतलब होता है लिविंग, प्लस जीवन, प्लस लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी इज इक्वल टू अध्ययन। मतलब बोल रहा है बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का अर्थ जीव का विज्ञान भी होता है। तो यहाँ कह रहा है बायोलॉजी जो है वो ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग किसी भी जीवित चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं, जिसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी में जो होता है दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है बायो, एक होता है लॉजी। मतलब बायो मतलब होता है लिविंग और लॉजी मतलब होता है स्टडी। इस बात को याद रखेंगे, ये जो होता है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात आता है हमारा यहाँ पे कुछ बात, तो इसको आप लोग याद कर ले, ठीक है? ये काफी बेसिक नॉलेज है जो कि काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अरस्तु जानते हो ना? अरस्तु जी को हम लोग बोलते हैं ना बाप, बोलते हैं, बायोलॉजी का बाप कहते हैं, और हम लोग जियोलॉजी का बाप उसी को बोलते हैं। याद रहेगा? ठीक है, गुड। और प्लांट का देखा जाए तो प्लांट का जो बाप है उसे हम लोग थियोफ्रास्टस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक आप लोग याद रखेंगे। प्लांट का जो फादर है, फादर ऑफ प्लांट कौन है? थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। और देखा जाए तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है? एरिस्टोटल। कोड यू फाइंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ओके, अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। अरस्तु जो हो रहा है ना, अरस्तु एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ द बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान का शब्द का प्रतिपादन लैंडमार्क तथा ट्वेडनस यानी कि ट्रेवनर्स द्वारा 1802 में किया गया था। जीव विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं होती है, पहला प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान, जूलॉजी, दूसरा वनस्पति विज्ञान, बोटनी। ठीक है, तो बायोलॉजी के कितने ब्रांच है? दो ब्रांच है, जूलॉजी और बोटनी। देखा जाए तो अरिस्टोटल ने जो था उन्हें हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इस बात को याद रखना। ओके, अब देखो जीव विज्ञान क्या होता है, नहीं मतलब प्राणी विज्ञान क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है। सीधी बात है, जूलॉजी क्या होता है। देखो जूलॉजी नॉर्मली देखा जाए तो जितने भी एनिमल्स हैं ना हमारे आसपास, उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? जूलॉजी। और प्लांट का जो स्टडी करना होता है वो कहलाता है बोटनी। अब टॉपिक पे आता है, टॉपिक क्या कह रहा है? जूलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्राणियों एवं जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और जहां हम लोग बोटनी में देखें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो कॉमन बड़ा बात तो नहीं था। जंतु का अध्ययन करेंगे जंतु विज्ञान, पादप का अध्ययन करेंगे पादप विज्ञान यानी कि वनस्पति विज्ञान। ओके, तो यहां तक तो कुछ नहीं था। अब हम लोग आगे जानेंगे प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक अरिस्टोटल है, यानी कि 1384 से लेके 1322 बीसी तक वो देखे थे। ठीक है, फिर देखा जाए वनस्पति। देखो मैंने पहले ही बोला था, नहीं सब बात पहले ही हम लोग पढ़ लेते हैं। वनस्पति वैज्ञानिक बोटनी के जनक थियोफ्रास्टस यानी कि 370 से 285 बीसी। फिर देखा जाए तो वर्तमान में जीव विज्ञान की उपयुक्त दो शाखाएं के तीसरी मुख्य शाखा की स्थापना की गई है जिसे माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत
सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा, शैवाल व कवक यानी कि फंजाई का अध्ययन किया जाता है। एंटन वॉन लियनहॉक 1676 को सूक्ष्म जैविकों का जनक कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये कुछ बड़ा बात नहीं था, मैंने बताया था ये प्लांट का जो जनक है उसे हम लोग यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है तो वो हमारा एरिस्टोटल है। फादर ऑफ बोटनी कौन है तो वो थियोफरास्टस है। कब था तो ये 370 से 285 था और कुछ नहीं है। ये कॉमन नॉलेज है, ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर बाद में आगे जाके बायोलॉजी का एक्स्ट्रा ब्रांच जुड़ गया, इसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि एंटोनी वॉन लियोनार्ड उसे लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरिया वायरस के बारे में स्टडी करते हैं। अब आता है हमारा सजीव क्या है। ठीक है, सजीव क्या है, देखो व्हाट इज लिविंग। प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें जनन, वृद्धि, विकास, अनुकूलन एवं संवादनशीलता का गुण पाया जाता हो सजीव कहलाता है। ठीक है ना। एवं इनमें उपापचय मतलब देखो होता क्या है, हमारे आसपास पाए जाने वाले हर एक लिविंग बीइंग्स जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो, इवोल्यूशन हो, एडेप्टेशन हो, कॉन्शियसनेस हो, ऐसा गुण पाया जाए उसे हम लोग लिविंग कहते हैं। देखो मैंने क्या उर्दू में कहा था, क्या मैंने क्या कहा, लिविंग गुण ही ऐसा है जो ये बताता है कि सामने वाले इंसान के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है कि नहीं है। तो लिविंग वो सारे जीव है जिसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है कि नहीं है। फिर बोल रहा है इनमें उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक, देखो क्या कह रहा है इसमें, धीरे धीरे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट के बाद भी दे रखे होते हैं जो कि हमारे लिए समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गुड, हाँ तो हम लोग देखते हैं। बोल रहे उपापचय कह रहे मेटाबॉलिक एक्टिविटी संपन्न होते हैं। इनमें स्वयं को सुगंधित करके तथा प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। सजीवों की गुण अभिलक्षण यानी कि सजीवों में निर्जीव से विभेदन करने वाले लक्षण गुण पाए जाते हैं। सजीवों के मूलभूत गुण यानी कि अभिलक्षण निम्नलिखित। सजीव में अपनी अपनी किस्मों व जातियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के आकार व आकृति की विविधताएं पाई जाती है। इनके आकार व आकृति के हमेशा निश्चित पाई जाती है। मतलब हमारे धरती पे ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कि अपना आकार आकृति जो होते हैं ना उसके अलग अलग होते हैं। तो समझ की बात है, तो कुछ नया नहीं दे रखा है ना। तो पहला गुण क्या बोल रहा है कि धरती पर रहने वाले सारे जीव के शेप और साइज अलग होते हैं, तो ये कुछ नया नहीं था। दूसरा बोल रहा है सजीव में विशिष्ट रासायनिक संगठन यानी कि स्पेशल केमिकल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनमें बड़े व जटिल कार्बनिक पदार्थ से बना रासायनिक तंत्र पाया जाता है। ठीक है, मतलब तो आगे पढ़ते हैं। थर्ड में बोल रहा है सजीवों में जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार। इसमें विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। सजीव का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। सबसे सरलतम इकाई को सेल कहते हैं यानी कोशिका कहते हैं। कोशिका को सजीव की संरचनात्मक यानी एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं यानी कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर बोल रहा है पांचवा में सजीवों में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती है जिन्हें उपापचय क्रिया कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। उपापचय क्रिया दो प्रकार की होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन एक्टिविटी दो टाइप की होती है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। उपापचय अपचय। ठीक है। तो इसमें क्या का आपने समझा, मेटाबॉलिज्म जो होते हैं हमारे शरीर में होते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारे रिएक्शन को एबिलिटी देते हैं वर्क करने के लिए। तो याद रहे जितने भी लिविंग होते हैं ना उसमें 4-5 गुण होते हैं। पहला गुण ये बताया कि उसके शेप और साइज अलग अलग होते हैं, है ना। उसका दिखने में वो अलग होते हैं, जनजाति के अनुसार भी अलग होते हैं। फिर देखा जाए उसके अंदर स्पेशल केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो सेल होता है, और भी उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो कुछ नया तो था नहीं इसमें सारी वही बातें थी बेसिक बच्चों वाली। और भी बहुत सारे गुण हैं जैसे कि हम जानते हैं इसमें जो होता है लिविंग जो होता है वो खा पी सकता है। सभी जीवों को खाना भी अलग होता है, ठीक है कि नहीं है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है।
फिर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो जाके दो टाइप में होता है, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो टाइप का होता है, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है हमारे शरीर के अंदर होने वाले केमिकल में जितनी भी एक्टिविटी होती है ना उसे हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। ये दो टाइप की होती है, एक एनाबॉलिक एक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब कि मेटाबॉलिक बढ़ रहा है, कैटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिक घट रहा है। ठीक है, अब देखा जाए तो उपचय क्रिया वे होती है जिसके द्वारा सरल घटकों के संयोजन द्वारा जटिल घटकों का निर्माण होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। इन्हें संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं। इसके विपरीत वे क्रिया जटिल घटकों का अपघटन यानी कि ब्रेकडाउन होता है, जिससे सरल घटकों का निर्माण होता है, उन्हें हम लोग क्रिया में रेस्पिरेशन कहते हैं। अतः सजीवों के शरीर उपापचय का होना अभिलक्षण गुण है, इसलिए सजीव को लघु रासायनिक उद्यानशाला यानी कि मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, कुछ तो नया इसमें था नहीं, तो इसमें क्या बोला आपने समझा। इसमें बस इतना बोल रहा है कि देखो प्लांट जो होता है ना, प्लांट के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल होते हैं उसे सिंपल करके उसका एक फॉर्मेशन तैयार किया जाता है। मतलब बोल रहा है कि प्लांट में जो होता है ना सिंपल सब्सटेंस के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स चीज का फॉर्मेशन होता है। मतलब कोई सनलाइट क्लोरोफिल को लेके वो तो आधा सिंपल है लेकिन अपना खाना काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाकर उसे स्टोर रखता है, जिसमें हम लोग प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऐसे हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी कहते हैं। कुछ नया तो था नहीं। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, जहां हम लोग एनर्जी लेके कुछ बनाते हैं वहीं पर रेस्पिरेशन में एनर्जी को खर्च करके वहां उसका ब्रेकडाउन करके कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल में कन्वर्ट करके उसका यूज करते हैं। ओके, और इसमें बहुत सारे स्पेशल गुण हैं, जैसे कि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में मेटाबॉलिज्म होता है, इसे मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं। मतलब कि मेटाबॉलिक मतलब केमिकल, काफी ज्यादा भारी मात्रा में केमिकल पाए जाते हैं, इस कारण से मेटाबॉलिक मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री की संज्ञा से कहते हैं। अब देखो सजीवों में गमन एवं गति यानी कि मोशन एंड लोकोमोशन की संपन्न क्रिया होती है। समस्त सजीव गति प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हरे पादप अपवाद के रूप में गमन प्रदर्शित नहीं करते। इनमें गति एवं गमन आंतरिक बलों के प्रभाव से होती है। ठीक है, इसी को आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बोल रहा है मतलब कि जो जीव होते हैं ना, जित मैक्सिमम जो बॉडी लिविंग होते हैं वो अपना शरीर का जो मूवमेंट होते हैं ना, मूवमेंट मतलब होता है एक जगह, मोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। वही लोकोमोशन मतलब होता है अपने ही जगह पे आगे पीछे करना, वो मोशन लोकोमोशन कहलाता है। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं प्लांट जो होता है लोकोमोशन करता है कि मोशन करता है। तो कॉमन सी बात है, प्लांट जो होता है वो लोकोमोशन करता है, नॉट अ मोशन। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो काफी छोटे छोटे होते हैं जो कि अपना शरीर का यूज करके उसे मूव करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है, अब आता है हमारा इसी के बाद हमने 7 पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं 7 बोल रहे हैं कि वृद्धि एवं विकास का गुण सजीवों का मूलभूत लक्षण है और जो इन्हें निर्जीव से विविध करता है एवं इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जिसमें सजीव वृद्धि व विकास प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा। यानी कि फोटोसिंथेसिस। हाँ नहीं,
बहुत सी नॉलेज है, इसको आप अपनी में याद रखें। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक नॉलेज था, तो इसमें कुछ ज़्यादा तो अपने था नहीं, कुछ था तो पूछो, कमेंट बॉक्स में डालो कि नहीं डालोगे, डालोगे ही, कौन सी बात है। तो इसमें हम लोग ने पढ़ा, इसमें हम लोग ने पढ़ा 5 में बोल रहा है, मतलब स्टार्टिंग से बोला गया देखा जाए तो हमने पहला पढ़ा कि जो सजीव होते हैं उसमें अलग अलग जो होते हैं उसमें स्पेसीज होते हैं, उसके शेप साइज अलग होते हैं, वो मूव अलग कर सकता है और बहुत सारी चीज़। दूसरे में हमने पढ़ा उसमें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर हमने पढ़ा प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना, एक केमिकल होता है। और चौथा में पढ़ा हमने उसका स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। पांचवा में पढ़ा मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसमें 2 टाइप पढ़ा, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में मेटाबॉलिक बढ़ेगा, कैटाबॉलिक में मेटाबॉलिक घटेगा। फिर पढ़ा हमने फोटोसिंथेसिस में जो होता है उसमें जो होता है सिंपल सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स में चेंज होता है, वही रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में चेंज होता है। यानी कि एनाबॉलिक का पार्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस और कैटाबॉलिक का पार्ट है रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आगे जाके 6 नंबर में कि हम कोई भी जो लिविंग होता है वो मोशन करता है, लोकोमोशन भी करता है। जो मोशन जो होता है एक जगह से दूसरी जगह आना, और लोकोमोशन जो होता है बस आगे पीछे करना ही, मतलब अपनी जगह हिलना भी एक लोकोमोशन ही है, ठीक है। फिर हमने आगे जाके पढ़ा उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो कोई जीव जो होता है 6 नंबर में 7 नंबर में वो अपने आप को बढ़ाता कैसे है और आगे कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो ये हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ नया था क्या? आई होप नहीं था, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे जाके पढ़ते रहेंगे। फिर हमने पढ़ा 8वां नंबर में कि कॉन्शियसनेस क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है। हम बहुत सारे जीव जो होते हैं सेंसिटिव कर सकते हैं, मतलब कि अपने आप को, मतलब मान लो तुम उसे चांटा दोगे ना तो वो उसका रिप्लाई कर सकते हैं, वो वहाँ से अपने हाथों को हटा सकते हैं, सेंसिटिविटी को शो कर सकते हैं, ठीक है। ये था बांगर बिल्ला, बाप रे बच गया मैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो उसका जो सेंसिटिविटी होते हैं वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को हम लोग फिलोटैक्सिस कहते हैं, नेगेटिव को हम लोग फोटोटैक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा उसी में 9 नंबर, सजीवों में जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखो सजीवों में देखा जाए तो सजीवों में जनन जो होता है रिप्रोडक्शन का गुण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जनन की प्रक्रिया द्वारा सजीवों का अपने समान संपत्ति का निर्माण किया जाता है एवं वंश द्वारा वृद्धि की जाती है। समस्त जीवों में अपने आंतरिक वातावरण एवं अखंडों को बनाए रखने की स्थापना यानी कि होम्योस्टैटिस को देखते हैं, ठीक है। सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके माध्यम से आनुवांशिक लक्षण एवं पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। सजीवों में एक निश्चित अवधि के बाद कोशिकाओं की क्रियाशीलता धीरे धीरे कम होकर समाप्त हो जाती है जिससे उसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ कॉमन प्रोसेस। तो हमने कुछ इसके बारे में पूरे कॉमन फीचर पढ़ लिया। हमने 12 टाइप से पढ़ा। पहला हमने पढ़ा था कि जितने भी जो लिविंग होते हैं, देखो स्टार्टिंग पढ़ो, लिविंग के कौन कौन गुण होते हैं। पहला जो होता है उसका मतलब कि जनजाति काफ़ी अलग टाइप का होगा। दूसरा उसमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं, उसके अंदर के प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। फिर हमने पढ़ा मेटाबॉलिक के बारे में, फिर हमने पढ़ा उसका मोशन कैसा होता है, फिर हमने पढ़ा उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, फिर हमने पढ़ा स्टिमुलस कैसे होता है, फिर हमने पढ़ा आगे जाके उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिर हमने पढ़ा होम्योस्टैटिस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा उसके बारे में कि वो जो होते हैं वो उसके अंदर कैसे जीनेटिक्स ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हमने पढ़ा आगे जाके कि उसका आगे जाके एक फाइनल स्टेज में मृत्यु भी होता है। तो ये भी एक कॉमन फीचर है, जो जीवित होगा उसी का मृत्यु होगा, किसी और का मृत्यु होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। और जानते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ओके, देखो बायोडाइवर्सिटी क्या है। सीधी बात ये है, हमारे धरती पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं ना आसपास, वे सारे जीवों जो होते हैं ना, सारे जीव जितने भी प्लांट है, एनिमल है, सारे के सारे धरती पर पाए जाने वाले जीव जंतु प्राणी कीड़े मकोड़े सबको साथ में हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता इन द सेंस कि हमारी धरती पर पाए जाने जानवर सब एक नहीं है, कुछ साइज में छोटे हैं, कुछ साइज में बड़े हैं, सब में अलग अलग गुण है, सब अलग अलग चीज़ खाते हैं, यानी कि सभी का गुण अलग है। जैव अलग है, जैव मतलब जीव, सारे जीव है, और विविधता मतलब अलग अलग है, मतलब धरती पर रहने वाले सारे जीव दिखने में अलग अलग है, जिसे हम लोग जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग रीड कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। ओके,
बुक क्या कहता है? बुक हमें ये कहता है कि इस विशाल जगत में हमारे चारों ओर असंख्य जीव विद्यमान है। इनमें से असंख्य जीवों को हम बिना किसी कठिनाई देख पाते हैं, परंतु कुछ ऐसे जीव हैं जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी अथवा अन्य यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती है। जीवों की इस विशाल संख्या से भी अधिक आश्चर्यचकित करने वाली एक और बात है कि वह जीव में असाधारण यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेराइटियस, मतलब बोलते नहीं वेराइटिकस इन ऑर्गेनिज्म, या फिर सूक्ष्म जीव से लेकर भीमकाय हाथी तथा विशाल वृक्ष सहित विभिन्न परिमाणों यानी कि मैग्नीट्यूड्स, आकारों तथा विभिन्न संरचनाओं वाले अनुमानत एवं 1,70,00,000 से अधिक प्रकार के जीवधारी हमारे पृथ्वी पर विद्यमान है। अभी भी हम नहीं जानते हैं कि कितने प्रकार का जीवधारी हमारी धरती पे पाया गया है या कितने प्रकार का जीवधारी का खोज जाना शेष है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तब से अब तक अनेक प्रकार की जीवधारियों का विकास हुआ, तो अनेक अब तक विलुप्त भी हुए थे, जैसे एक्सटिंक्ट हुए थे। यही नहीं, अब भी मानव में अनियंत्रित कलापों के फलस्वरूप जीवधारियों की अनेक प्रजातियों शनय विलुप्त होती जा रही है। जो जीवधारियों कभी पहले विद्यमान थे परंतु अब विलुप्त हो चुके हैं, उनके विषय में अनेक अवशेषों अथवा उनके द्वारा छोड़े गए चिन्हों या फिर चीज़ों से हम ज्ञात कर सकते हैं कि यानी कि उसकी फॉसिल फिल को देखकर या को मतलब जिसे हम लोग फॉसिल फिल कहते हैं। ठीक है, जंतुओं में प्रायः खोल, शेल अथवा स्थित जैसी कठोर संरचनाएं पाई जाती है, इसलिए अन्य जीवधारियों की उपेक्षा में के जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। वर्तमान में विद्यमान जीवधारियों की प्रजातियों में यदि विलुप्त जीवधारियों की प्रजाति जोड़ दी जाए तो अधिक विद्वान दृष्टिचोर होती है। ठीक है, दृष्टिगोचर होती है। तो इसमें पूरे में चैप्टर में ये कह रहा है कि पहले बायोडाइवर्सिटी में कह रहा है कि हमारे धरती पर जब तुम देखते हो अपने आसपास तो काफ़ी भरपूर मात्रा में जीव पाए जा रहे हैं, लेकिन बात ऐसा नहीं है कि हम लोग आसपास देख रहे हैं जीव उतना ही था। पहले और भी बहुत सारे जीव पाए जाते थे, मगर वो समय दर समय खुद को एक्सटेंड कर लिए, वो ख़त्म हो गया, विलुप्त हो गए। जैसे कि पहले के ज़माने में बहुत लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर हुआ करता, जो कि आज के ज़माने में जीवित नहीं है। जरूरी नहीं है कि डायनासोर ही मरे, उसके अलावा भी बहुत सारे धरती पर जीव है, जैसे कि टोड्स हो गया, बड़े बड़े मॉन्कीज हो गए, कोडिलाज हो गए, किंग कॉन्ग हो गए, जो कि धरती पे से विलुप्त हो चुके हैं। उड़ता हुआ डायनासोर हो गया, पानी वाला डायनासोर हो गया, अदर काइंड का जितने डायनासोर था वो सारे ही खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो याद रहे बहुत सारे धरती पर जीव है, उसके अलग अलग शेप्स है। देखो धरती पर बहुत सारे ऐसे जीव है जिसको हम लोग खुली आंखों देख सकते हैं, कुछ ऐसे जीव है जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और भी बहुत सारे, मतलब जितना भी अपने आप से जोड़ लो वो सारी बातें। तो बायोडाइवर्सिटी में कुछ ऐसा बात नहीं, बस कर पॉइंट समझो और कुछ नहीं। ठीक है, और तुमको पता है तो पता ही होगा कि 1 मिनट। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ तो कोई दिक्कत था नहीं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया हुआ था और ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे आसपास जितने भी जो वैरायटी है लिविंग के वो सारे ही बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। कुछ जीव ऐसे जिसको लोग खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं, कुछ जीव ऐसे जो खुले आंखों से देख सकते हैं। कुछ जीव साइज में बड़े हैं, कुछ जीव साइज में छोटे हैं, कुछ जीव पानी में रह सकते हैं, कुछ जीव जमीन पर रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, और बहुत सारे जीव ऐसे जो धरती पे मर के दफन हो रखे हैं, जिसमें फॉसिल फ्यूल के फॉर्म से उसका हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो हड्डी होते हैं बड़े बड़े उसके द्वारा हम लोग कुछ स्टडी करते हैं और फाइनल जो रिजल्ट मिलता है जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। ओके, अब हम लोग आगे जानेंगे वार्गिकी एवं वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है। देखो वार्गिकी मतलब यानी कि टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। देखो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है उस चीज़ को सजा देना, ठीक है, सजा देना,
और सिस्टमेटिक मतलब होता है एक सही ढंग से सजाना। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में क्या फ़र्क होता है? देखो मैंने बता ही दिया, टैक्सोनॉमी मतलब किसी चीज़ को सजा दो, टैक्सोनॉमी कहलाएगा। सिस्टमेटिक में सजाओगे, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कहलाएगा, ठीक है। सही से सिस्टमेटिक, टैक्सोनॉमी सजाना, ठीक है। हम लोग जानते होता क्या है, इस अकॉर्डिंग कहता है। अब नॉर्मली टैक्सोनॉमी साइंस का वैसा ब्रांच है जहाँ हम लोग किसी चीज़ को पहचानते हैं, परखते हैं, जानते हैं, नाम देते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। वही सिस्टमेटिक ऐसा ब्रांच है जहाँ हम लोग उस चीज़ को बारीकी से एक सही वे में अरेंज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक आ जाते हैं। बुक क्या कहता है हमारा? सभी जीव को उनकी समानताओं तथा विसमानताओं के आधार पर अलग अलग ग्रुपों में बांटना, इसे हम लोग वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसे हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। आधुनिक वर्ग के जनक कैरोलस लिनियस है तो कहा जाता है। वर्गीकृत के द्वारा जीवों को निश्चित जीवों के क्रमबद्ध कर उन्हें जीव जगत में निश्चित स्थानों पर रखा जाता है, जिससे जीवों की उपस्थिति, उनका स्थान, लक्षणों में समरूपता का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। फिर बोल रहा है वर्गीकरण विज्ञान यानी कि सिस्टमैटिक क्या होता है। इस शाखा के अंतर्गत इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जैविक विविधता का अध्ययन किया जाता है। इस वर्गीकरण से छोटी शाखा इस वर्गीकरण से छोटी शाखा है, मतलब यह वर्गीकरण से छोटी शाखा, मतलब ये टैक्सोनॉमी का छोटा ब्रांच है। इसमें सजीवों का विभिन्न नियमानुसार व सिद्धांतों के अंतर्गत वर्गीकरण व नामकरण किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता। जीव जगत में सभी जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि देखो पहले हमने जान लिया कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी कह रहा है, टैक्सोनॉमी से पहले इसमें बोल रहा है क्लासिफिकेशन क्या है। देखो किसी चीज को सजाना, अरेंज करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन ही करके बाद में हम लोग उसको एक सही ढंग से सजाएं, मतलब कि परफेक्ट वे में। तो उसमें मतलब कि उस चीज़ को सजाने से पहले उसके बारे में देख लो कि वो दिखने में कैसा है, फिर उसका नाम जानो, फिर उसको क्लासिफिकेशन कर दो, फिर ये कहलाएगा टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो पहले देखो, जानो, नाम देखो, उसके बाद उसको सजा दो, देन इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी का ब्रांच है, इसको ध्यान रखना। फिर होगा सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक होता है टैक्सोनॉमी का छोटा ब्रांच है। सिस्टमैटिक मतलब होता है जो आपने टैक्सोनॉमी अरेंज किया ना, उसी को आप लोग उसी के अंदर क्या किया, चीज़ को सही से अरेंज की हो, उसे वो सिस्टमैटिक कहते हैं, यानी कि अरेंजमेंट यानी क्लासिफिकेशन साइंस, ठीक है। और हम लोग क्लासिफिकेशन का जो मेन बेसिक क्या है, वो इम्पोर्टेंस क्यों है, तो ये जानो। जीव जगत के सभी जीव जो होता है ना, उसको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। क्यों किया गया है, तो ये हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो वर्गीकृत करने का मेन कारण क्या है? हाँ, तो बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि सभी जीव का एक विशिष्ट नाम होने की पहचान आसानी से हो जाती है। मतलब पहली बात ये है कि जीवों की पहचान करने के लिए विभिन्न जीवों के नाम दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं, इसलिए स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए एवं विशिष्ट वैज्ञानिक नाम प्रदान किया जाता है। कभी कभी जीवों के नाम संगठित हो जाते हैं, जैसे कुत्ता मछली यानी कि डॉग फिश, रजत मछली यानी सिल्वर फिश, तारा मछली यानी स्टार फिश आदि। इन नामों में पता नहीं चल पाता है कि वास्तव में वो मछली कौन है, अतः जीव के नामों की संवेदनता दूर करने के लिए करना अनिवार्य है। मतलब कि तीन तरीका बता ही दिया। पहला तरीका ये है कि फर्स्ट तरीका तो जान लिया। पहला तरीका क्या था, तो पहला तरीका हमारा था नॉर्मली देखा जाए तो पहला तरीका हमारा था कि हम जीवों के बारे में आसानी से समझ सके। दूसरा चीज़ है
कि हम उसके अलग अलग चीज़ के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में जान सके। फिर थर्ड चीज़ क्या है ना, हम लोग पहचान नहीं पाते कि वो जीव है कौन है। सिल्वर फिश फिश है या सिल्वर है, डॉग फिश डॉग है या फिश है। तो हमें इसी में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कैट फिश कैट है या फिश है। तो इस समझने में काफ़ी दिक्कतें आती है, जिस दिक्कतों को ठीक करने के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब आता है, पहला हमने जान लिया क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। दूसरा हमारे जानते हैं हम लोग जीवों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखा जाए तो इस नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना। तो जीवों का नाम देना जरूरी किया, पहले हम खुद जान लेते हैं। जीवों का नाम देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जीवों का नाम नहीं दोगे ना तो हम उसे बुलाएंगे किस नाम से। और एक बात और यार, जब उसे बुलाते हैं ना किसी जीव को किसी नाम से तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी जानवर को जैसे बोल दिए कुत्ता, दूसरा आदमी बोल रहा है पिल्ला, फिर और आदमी कुछ और नाम से बोल दिया, तो इस कारण से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, जिस कारण से हम लोग उसे एक नाम देते हैं जिसे हम लोग साइंटिफिक नेम बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं एक और चैप्टर क्या कह रहा है। चैप्टर हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। हमारा चैप्टर ये कह रहा है, वैज्ञानिक ने प्रत्येक जीव को वैज्ञानिक नाम दिया है, देने की प्रक्रिया अपनाई है जिसे पूरे विश्व ने उसी नाम से जाना जाता है और इसे नामकरण कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए वैज्ञानिक ने सभी जीवों को सर्वमान्य वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसे ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर द्वारा निर्धारित नियमों से पादपों के वनस्पति विज्ञान, जबकि ICZM यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी कि द्वारा निर्धारित नियमों से प्राणियों के वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं। जीवों के नामकरण के लिए दो पद्धति दी गई है। पहला द्विपद नाम पद्धति यानी कि बायनोमिकल नॉमेनक्लेचर। सेकेंड त्रिपद नाम पद्धति यानी कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम लोग जान लेते हैं पहले बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। पहले होता क्या है, नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण करना, जीवों का नाम देना। अब बात ऐसा आता है ना कि पहले हम लोग ये पूरा रीड कर लेते फिर देखते हैं। बोल रहे हैं आगे, द्विपदनम यानी कि बायनोमिकल नॉमेनक्लेचर, इस पद्धति का प्रतिपादन जो है कैरोलिनस लिनियस ने किया था। लिनियस स्वीडन के वनस्पति विज्ञान थे और इनका मूल नाम कार्ल वॉलिन था। इनकी मुख्य पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी तथा स्पीसीज प्लांटरम, इनमें जीवों के बारे में वर्गीकरण तथा नामकरण का उल्लेख किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा गया है इसी चीज़ को कि वास्तव में द्विपदनम पद्धति का प्रतिपादन स्विस यानी कि वनस्पति शास्त्री यानी कि गॉस्पार्ड यानी कि वाहनी यानी कि गॉस्पार्ड बॉहन ने किया था। लेकिन इस पद्धति के अनुसार किसी जीव का नामकरण अर्थात वैज्ञानिक नाम दो पदों में दिया गया है और जिसमें से प्रथम पद जीव वंश यानी कि जीनस तथा द्वितीय पद यानी कि जीव की जाति यानी कि स्पीसीज को निरूपित करता है। मेंढक का नाम जो है राणा है, राणा वंश यानी कि राणा इसमें वंश है और टिग्रिना जो है इसमें जाति है। मर्टा का नाम जो है वो हमारा पाइजम सटाइवम है, जिसमें पाइजम क्या है हमारा, पाइजम हमारा वंश है और सटाइवम क्या हमारा जाति है। इस चीज़ को हम लोग इजीली वे में याद रखेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है। अब फिर बोल रहा है द्विपदनम पद्धति क्या होता है, किसी भी जीव का नाम दो शब्दों में दिया जाना चाहिए। वैज्ञानिक का नाम प्रथम शब्द के वंश को और दूसरे शब्द यानी कि जाति को बताता है। देखा जाए तो जितने भी जो वंश के प्रथम अक्षर बड़े होने चाहिए यानी कैपिटल लेटर में होने चाहिए। जाति का प्रथम अक्षर छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर से या फिर अंडरलाइन मतलब स्मॉल लेटर से लिखा जाना चाहिए और हस्तलिखित वैज्ञानिक के नाम से रेखाकृत होना चाहिए यानी कि अंडरलाइन होना चाहिए और प्रिंटिंग नाम यानी छुपे हुए नाम इटैलिक रूप में होने चाहिए। किसी जीव का प्रथम बार
नाम मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। नाम हमेशा लैटिन भाषा में होना चाहिए और वैज्ञानिक नाम के तीसरे शब्द के रूप में स्वेच्छा अपना संक्षिप्त अथवा उसके पद्धति स्थल के को लिख सकते हैं। जैसे बरगद का नाम फिकस बेंगलानिस बेंगलेंसिस लिनियस। 8वां, नामकरण की यह पद्धति वर्तमान व विलुप्त जातियों पर लागू होती है, ठीक है। तो ये हमने जाना। अब हम लोग पूरा जानते होता क्या है। इस पूरे में कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म का मतलब जीवों के बारे में जो नॉमेनक्लेचर होता है, लिविंग का जितने भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर क्यों होता है। तो नॉमेनक्लेचर को उन्होंने बताया कि नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी है। नॉमेनक्लेचर मतलब होता है जीवों का नाम देना, और जीवों को नाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अलग अलग जानवरों को अलग अलग नाम ना दे तो हमें पहचानने में काफ़ी दिक्कतें होंगी, और दिक्कतें होंगी मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होंगी। तो परेशानी से दूर होने के लिए, लेकिन होता क्या दिक्कत यहाँ भी नहीं ना आती है, हमने उसका नाम तो दे दिया लेकिन बहुत सारे जीव होते हैं उसको अलग मतलब इंसान जो होते हैं उसको अलग अलग नाम पुकारने लगते हैं, जिस कारण से वापस से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक ही समय में कोई पिल्ला चिल्ला रहा है, कोई कुत्ता चिल्ला रहा है, कोई शैतान चिल्ला रहा है, तो पहचान पाएंगे कि रियल क्या है, नहीं पहचान पाएंगे ना। तो उस टाइम हम लोग अपने कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एक पार्टिकुलर नाम दिया, जैसे हम लोग सिस्टमेटिक नेम बोलते हैं। और सिस्टमेटिक नेम देते हैं जब भी देते हैं, जैसे मान लो कि मैंने एक नाम दिया, इसका नाम देख लो आप, इंसान का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन। इसमें होमो जो है ना पहला नाम, होमोसेपियन में 2 नाम आ रहा है, जिस कारण से हम बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और कभी कभी 3 नाम भी आ जाता है, जिसको हम लोग ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। जैसे कि हमारा आ गया ये गोरिल्ला, ठीक है, जिससे कि हमारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है। लेकिन देखा जाए तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमारा गया होमोसेपियन, इसमें 2 नाम है। लेकिन इसमें भी जो होता है थर्ड नाम जो है उसे साइंटिस्ट का नाम ऐड किया जाता है, और ट्राइनोमियल में 4th नाम जो है वो साइंटिस्ट का शॉर्ट फॉर्म में ऐड किया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट लेटर जो होता है, जैसे कि हमारा होमोसेपियन एक नेम हो गया, मान लो होमोसेपियन क्या है, एक बाइनोमिकल नेम है जिसमें 2 नाम आ रहा है, और इसमें पहला जो होमो है ना वो होमो में जीनस बताएगा, और सेपियन जो है वो स्पेसिस का नाम है। इस चीज़ को तुम लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। इसी आप लोग यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है यार, ठीक है। हाँ तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे जीव दे रखा है फाइकस बेंगालेंसिस लिनियस। इसमें फाइकस जो है वो जीनस नेम है, बेलैंगलेनिस जो है वो हमारा जीनस से पहला हमारा जीनस नेम है, सेकंड हमारा स्पीसीज नेम है, लास्ट हमारा साइंटिफिक नेम है, वो भी लैटिन फॉर्म में। फर्स्ट जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारा स्मॉल होगा, इन द फॉर्म इटैलिक होगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। अब यहाँ कुछ बेसिक बात कह रहे हैं उसको आप लोग याद कर लेंगे, ओके। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखो ये बेसिक है, इसमें ज़्यादा फोर्स किया नहीं जाएगा, आप खुद पढ़ ले अपने अकॉर्डिंग देखते हुए आपको क्या सही लग रहा है क्या सही नहीं लग रहा है, ओके। कुछ साइंटिस्ट के नेम है प्लस में, जैसे यहाँ बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। मोर जो है, मोर जो होता है ना, मोर नाम किसने दिया था तो याद रखना, पेमोक्रिस्टेस। भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है, जिसको हम लोग पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं। राज्य का पक्षी गोडावर्ड, जिसको हम लोग कैरियोटस नाइग्री सेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाइग्री सेप्स। राज्य देखो, राजधानी का राज्य पशु मतलब किसी राज्य का राज्य पशु जो होता है ना, चिंकारा, जैसे कि गजेला कहते हैं। क्या बोलते हैं, गजेला। अब आता है इसमें कुछ और पार्ट दे रखा है, जैसे कि पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या काफ़ी काम आएगा, ठीक है। ये काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू होता है एग्ज़ाम के भी, इसका ध्यान रखो, काम का नहीं बहुत ज़्यादा काम का होता है, ओके। अब यहाँ देखो 5वां कह रहा है भारतीय कोबरा, इसका साइंटिफिक नेम है नाजा। कुत्ता का है कैनिस फैमिलियेसिस, बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिका, गेहूं का है हमारा
ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का है हमारा पाइसम सटाइवम। फिर से बोलो, कोबरा का है नाजा नाजा, कुत्ता का है कैनिस फैमिलिसिस, बिल्ली का है फैलिस डोमेस्टिका, और गेहूं का है ट्रिटिकम एवेस्टिकम, मटर का है हमारा पाइसम सटाइवम। फास्ट बोलो, कैनिस फैलेसियस, फैलिस डोमेस्टिका, ट्राइटिकम एस्टिवम, पाइसम सटाइवम। ठीक है, अब आता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। ऐसा नॉमेनक्लेचर जहाँ पर 3 नाम यूज हो, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ट्राइनोमिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें क्या कह रहा है, त्रिपदनाम पद्धति यानी ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर नामकरण की इस पद्धति का प्रतिपादन हक्सले एवं स्ट्रिकलैंड यानी कि हक्सले एवं स्ट्रिकलैंड ने किया था। इसके अनुसार जीवदाड़ी का व्याकरण 3 नाम शब्दों में देना चाहिए। उसके नाम के शब्द, जैसे कि पहला बोल रहा है, पहला शब्द बताएगा जीनस, दूसरा शब्द बताएगा स्पेसीज, थर्ड बताएगा सब स्पेसीज। जैसे कि होमो सेपियन सेपियन, इसमें होमो क्या है, जीनस है, और सेपियन क्या है, स्पेसीज है, और सेपियंस क्या है, सब स्पेसीज है। जैसे कि हमारा है पैंथेरा लियो पार्सिका। पैंथेरा जो है वो हमारा जीनस है, लियो जो है वो स्पेसीज है, और पार्सिका जो है वो सब स्पेसीज है। फिर अगला है कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। कॉर्वस जो है जीनस है, स्प्लेंडेंस जो है हमारा वो स्पीसीज है, और लास्ट स्प्लेंडर जो है वो हमारा स्पेसीज है। फिर हमारा लास्ट एक और है श्रीलंका का कौवा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्वस स्प्लेंडस प्रोलिगेट्स। तो इसमें क्या होता है ना, कॉर्वस जो है वो जीनस है, स्प्लेंडस जो है वो हमारा स्प्लेंस जो है वो हमारा स्पेसीज है, और प्रोलिगेट्स जो है यानी प्रोलिगेट्स जो है वो हमारा सब स्पेसीज है। ओके, अब आता है हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है। ठीक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। देखो, वर्गीकरण में सोपानों का पदानुक्रम यानी कि हायरार्की ऑफ स्टेप्स होता है, और इसमें सोपान यानी स्टेप्स और लेवल और पद, रैंक अथवा स्वर्ग कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। चूँकि कैटेगरी संपूर्ण वर्ग की व्यवस्था का एक भाग है, इसलिए इसे वर्ग की यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। समस्त स्वर्ग कैटेगरी के साथ मिलकर वर्ग की पदानुक्रम यानी कि इसी को टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकृत की इकाई यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यह एक रैंक प्रदर्शित करता है, जिसे साधारण शब्दों में टैक्सॉन कहते हैं। जैसे कीट यानी क्लास इंसेक्टा जीवों के एक वर्ग प्रदर्शित करता है। ओके, उसके बाद क्या हुआ है, इसमें वे सभी जीवदाड़ी आते हैं जिनके शरीर में जोड़ी खंड टुकड़े में हो। ठीक है, मतलब लेग जो होते हैं उसको टुकड़े में पाए जाए, सेगमेंटेड हो। ठीक है, और सभी ये ज्ञात जीवदाड़ी के वर्गीकृत अध्ययन के फलस्वरूप सामान्य वर्ग यानी कैटेगराइज जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम, और ये वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति, स्पीसीज का विकास हुआ। ठीक है, इसके बाद जाति क्या है, सभी जंतुओं तथा वनस्पति में जाति का या स्पीसीज सबसे न्यूनतम तथा छोटा वर्गीय स्वर्ग है तथा वर्गीकरण का मूल इकाई बेसिक यूनिट है। मौलिक समानता वाले जीवों के वर्ग के स्पीसीज समूह को स्पीसीज कहते हैं। ठीक है ना, ये जाति स्पीसीज जीवधारियों का वह समूह है जो परस्पर जनन करके प्रजनन योग्यता संतान उत्पन्न कर सके। एक जाति के सदस्य को अन्य जाति के सदस्यों से आकर्षक लक्षणों के आधार पर पृथक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पाइजन टाइवम मटर यानी कि सोलेनम नाइग्रम यानी कि मकई, राणा टिग्राना यानी कि इसको बोलते हैं मेंढक। इन तीनों वैज्ञानिक नाम को सटाइवम है, नाइग्रम है, ट्रेडना है, और तथा जाति तीनों का जो जाति है स्पीसीज है वो क्या है, टिग्रिना है। एक मतलब अलग अलग है ना, समझ रहे हो बात मेरा। सटाइवम अलग है और टिग्रिस अलग, टिग्रिना अलग है,
ओके, और नायग्रा अलग है। तो याद रखिए तीनों का ही जीनस क्या है, सेम है, लेकिन स्पीसीज क्या है, अलग है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। समझना है ध्यान से, ठीक है पूरी बात को। उसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं, आगे क्या बोल रहा है कि जबकि नाम पाइजम जो है सुरिनम और राणा वंश जीनस का नाम है जो स्वर्ग टैक्सा को प्रदर्शित करता है। एक ही वंश में एक अथवा अधिक ऐसे जाति हो सकते हैं जो आकारांक गुणों के समान हो, जैसे ब्रासिका वंश में ब्रै कंपेसिट्स यानी कि बी कंपेस्ट्रिस तथा बी जुएंसिया और बी ओलेरेसिया आदि। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब होता है किसी चीज़ को सही से अरेंज करना है स्टेप बाय स्टेप, या उसको उसके हर एक यूनिट को हम लोग टैक्सॉन कहते हैं, याद रखना। जैसे कि क्लास इंसेक्टा हो गया, और इसमें हम लोग क्लास में जो है ना स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, और स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। स्पीसीज क्या होता है, एक वैसा ग्रुप जहाँ पे बहुत छोटे छोटे सब स्पीसीज, मतलब वैसा ग्रुप जहाँ पर स्पीसीज का ये मिनिमम स्टेज पाया जाता है, और तो और इसका बेसिक यूनिट जो होता है वो सब में स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, और तो और देखा जैसे कुछ ऐसे भी जीव है जिसका जीनस नेम अलग है बट स्पीसीज नेम सेम है। ठीक है, कोई लड़े की बात नहीं है। ओके, और लोग जानेंगे जीनस के बारे में। ओके, तो जीनस के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।